रूबरू देखने वाले तमाम दर्शकों को स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे दर्शकों, जैसे आप सब जानते हो कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी मुलाकात प्रदेश के सीनियर लीडर से कराते हैं। पिछली बार हमने आपकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंडीगढ़ श्री सतपाल जैन से करवाई थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस प्रकार सर्दी के साथ गर्मी के महत्व होता है, धूप के साथ छांव का महत्व होता है, उसी प्रकार सत्ता के साथ विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आज हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जो पूर्ण रूप से एक स्वदेशी पार्टी है। आज हम आपको उस प्रांत की तरफ लेके जा रहे हैं जिस प्रांत की जमीन ने हजारों क्रांतिकारियों को जन्म दिया। मेरी मुराद पंजाब से है और पंजाब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो मिसाल थामे खड़े हैं वो हैं श्री अविनाश राय खन्ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा होशियारपुर क्षेत्र से हैं और भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं। खन्ना साहब, स्टूडियो पर आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आमद की खसूसियत को मद्देनजर रखते हुए ये शेयर कर सकें कि जिंदगी मेरी नहीं मोहताज फानूसो चिराग से, जिंदगी मेरी नहीं मोहताज फानूसो चिराग से, शब हुई आप आए तो उजाला। थैंक यू। खन्ना साहब, जैसे एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी की प्रेरणा होती है, आप जो आज एक कामयाबी के शिखर पर, उसके पीछे किसकी प्रेरणा है और आपने अपना राजनीतिक सफर कैसे शुरू किया, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और संघ की अलग अलग जिम्मेवारियों पर रहते हुए जब मैं राजनीति में आया था तो सबसे पहले मैंने एक विधायक का चुनाव लड़ा था। उस सीट से चुनाव लड़ा जो आज तक हमने कभी नहीं जीती। मैं भी खुद पहला चुनाव उस सीट से हारा था, लेकिन अपनी वोट को मैंने 10 गुना वहाँ बढ़ाया था। तो सेकंड टाइम मुझे फिर पार्टी ने वहाँ एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो वो चुनाव मैंने 7,000 के करीब से वोटों से जीता था। तो उसके बाद मेरा राजनीतिक सफर चलता रहा। मैं ग्रुप में अपना विधायक दल का नेता बना, प्रदेश अध्यक्ष बना और फिर मेंबर पार्लियामेंट बना। सो मैं समझता हूँ कि जो प्रेरणा है मुझे उस संस्थान से मिली है, उस संघ के अधिकारियों से मिली है जिन्होंने तराशने में, मेरा मार्गदर्शन करने में काफ़ी सहयोग दिया। वैसे तो विद्यार्थी जीवन में भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर सचिव मैंने यहाँ काम किया। उसके बाद मेरे ऊपर प्रत्यक्ष संघ की जिम्मेवारी रही है। तो आज भी मैं अध्यक्ष बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी जिला होशियारपुर का उपाध्यक्ष रहा हूँ, फिर मैं पंजाब का सचिव रहा हूँ और आज मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। सो मैं समझता हूँ कि इस सारी कामयाबी के पीछे, इस जिम्मेवारी के पीछे जो मेरा प्रेरणा रही है वो संघ का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे ख़ास तौर से मेरे दोस्त, मेरा परिवार, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं पार्टी का कर सकूँ। खन्ना साहब, अभी आपने आरएसएस का नाम लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, ये सिक्के के दो पहलू हैं। आरएसएस जो डॉक्टर केशवराम जी की कर्मस्थली रहा है और गुरु जी की कर्मस्थली रहा है। आरएसएस ने वो काम किया यानी कि रिक्त पड़े हिंदू समाज के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाई। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है। आरएसएस और बीजेपी के अंदर कहाँ पर सिमिलरिटी है और कहाँ पर डिफरेंस है, इसके बारे में बताइए। डिफरेंस का संघ के साथ बीजेपी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो संघ है वो हमारी माँ है। जैसे मैं भी संघ से आया हूँ तो डिफरेंस का मतलब नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। सो जो राजनीतिक संगठन है, राजनीति का मुझे एक व्यापक रूप है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अनुशासन जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सभी अगर पार्टी से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनुशासित पार्टी है। तो इसमें अनुशासन कैसे रहे, तो सबसे बड़ा काम तो
कोई डंडा नहीं है। प्यार, स्नेह, संवाद, संपर्क, इससे हम अनुशासन को कायम रखते हैं। लेकिन संविधान भी हमारा है, अनुशासन समिति है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता अपने मन से अनुशासन में रहे, ऐसा प्रयास हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हैं। एक खन्ना साहब, अभी आपने अनुशासन की बात कही है। अनुशासन आरएसएस की रीढ़ की हड्डी रहा है और भारतीय जनता पार्टी को, और किसी भी पार्टी को स्टैंड करने के लिए अनुशासन की अहम भूमिका होती है। बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट, आप पंजाब में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो पंजाब बीजेपी के अंदर अनुशासन को बरकरार रखने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं? और सेकेंडली, जो कार्यकर्ता और लीडर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, उसको दूर करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कार्यकर्ता का अपने नेता से कम्युनिकेशन गैप रहे, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने आप को कार्यकर्ता समझता हूँ। जब मैं कार्यकर्ता था तो मैंने क्या समस्याओं को फेस किया, तो जब मैं अध्यक्ष बना हूँ, मेरे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता वो समस्याओं को फेस ना करें, ऐसा मैंने एक प्रयास किया है। उसके लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आज अध्यक्ष होने के नाते मेरा सभी मंडल अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से डायरेक्ट तालमेल है। और यहाँ तक कि एक साधारण कार्यकर्ता भी डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकता है, मेरे से फ़ोन पे बात कर सकता है, मुझे मिल सकता है। कभी ऐसा नहीं मैंने कहा कि पहले वहाँ जाओ, ऐसे आओ, क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात, एज ए मेंबर पार्लियामेंट जो मैंने संपर्क का एक सूत्र बनाया, तो संपर्क जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है अपने एरिया को और अपनी पार्टी को सॉलिड रखने का। तो वहाँ भी मैंने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे कि डायरेक्ट संवाद, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से, अपने कार्यकर्ता से रहे। मेरा वही प्रयास रहता है। उसके लिए एक तो मैं यहाँ ऑफिस में भी एक सहयोग नाम से संस्था चल रही है, हम अलग अलग समय बैठते हैं, हर कार्यकर्ता काम नोट होता है। काम होने के बाद जब उसको कार्यकर्ता को बताया जाता है कि तेरा ये काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ या कब होगा, तो एक कार्यकर्ता के मन में विश्वास पैदा होता है कि उसके नेता जो हैं, पार्टी जो है उसके प्रति चिंता करती है। जब कार्यकर्ता के मन में भाव आ जाता है कि मेरी पार्टी मेरे लिए चिंता करती है, तो वो कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोग उसको तनख्वाह तो देते नहीं, उसका समय भी लेते हैं, उसका मॉनेटरी लॉस भी होता है, वो बिजनेस भी छोड़ता है अपना, तो हम उसको एक मान सम्मान मिले, ये प्रयास हमारी पार्टी में रहता है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जब भी कोई चाहे उनसे बात कर सकता है। इसी तरह हमारे जो प्रभारी हैं अरुण जेटली जी, वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये जो संवाद है, ये कार्यकर्ता और नेताओं को आपस में नज़दीक लाता है। तो जब संवाद ठीक है तो अनुशासन भी ठीक है, पार्टी भी ठीक चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर हिंदुत्व के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं, और हिंदुत्व की आपकी नज़र में क्या परिभाषा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कई बार किसी डेफिनेशन को, किसी बात को एक्सप्लेन करते करते कन्फ्यूजन पैदा कर दिया जाता है। पहले तो मैं छोटा सा बात, हिंदू धर्म की बात करते हैं आप लोग। धर्म क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। अगर जो मेरे जीवन में मैंने सीखा है, अगर हम इसकी व्याख्या करते जाएंगे बड़े बड़े ग्रंथों से, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े संतों से, जब उसका आप कंक्लूजन निकालोगे तो धर्म का मतलब सिर्फ एक बात होता है, वो है अपना कर्तव्य को पूरा करना। जो आदमी अपने कर्तव्य को पूरा करता है वो धर्म की पालना करता है। तो हिंदू एक जीने की पद्धति है। सो इस देश में जो लोग रहते हैं उनका कोई ना कोई तो कॉमन चीज़ होनी चाहिए। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कंपेल नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी अपने हर धर्म को, हर मज़हब को, हर पंथ को पूरा मान सम्मान देती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का समावेश है। ये इसमें पार्टी में सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, किसान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का समावेश है। सो ये जो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये एक जीने की पद्धति है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बात नहीं कही जिसमें कहीं भी ऐसी कोई बात आए या ऐसी कोई मैसेज मिले कि भारतीय जनता पार्टी किसी संविधान से या किसी कट्टर बात को कर रही है। लेकिन हमारा मानना रहा है कि सभी धर्मों का इस देश में सम्मान हो। हमारे राष्ट्रीय पुरुष, हमारे राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक,
हमारे राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय गीत, अगर हम सब लोग मिलकर इन चीज़ों का मान सम्मान करेंगे तो भारत एक ऐसा देश बन जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत इस देश की तरफ कोई बुरी आंख उठा कर देख नहीं सकती। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के कारण मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर बिना वजह बहस छिड़ जाती है। तो मैं आपके इस कार्यक्रम से, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा रीडर, तो हम सभी को अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है, मेरी पार्टी की मान्यता भी यही है। खन्ना साहब, आपने अभी अपने राष्ट्रीय गान के बारे में बताया, इसी तरह से कुछ दिनों से वंदे मातरम गीत पर एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम गीत के प्रति क्या स्टैंड है? जो आपने अभी रथ यात्रा की है, यानी होशियारपुर से चंडीगढ़ आए हो आप समर्थकों के साथ, उस यात्रा के पीछे आप हिंदुस्तान की आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो तो एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा इसका जवाब है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत के प्रति अगर हम अपनी भावना को प्रकट नहीं करेंगे तो क्या विदेश में की जाएगी? अगर इस देश के में रहने वाला हिंदुस्तानी अपने राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? सो उसी भावना को हमने और उजागर करने के लिए, क्योंकि ये एक शताब्दी है, किसी कार्य को पूरा होने की जब शताब्दियाँ मनाई जाती हैं तो बड़े हर्ष के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक ऐसा गीत था जिसको 100 वर्ष ये देश गाता रहा है। और इस देश में जितने शहीद हुए हैं, जितने देशभक्त हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलकर लोगों के मन में देशभक्ति की भावना भरी थी। स्कूलों से बच्चे निकले, नौजवान निकला, बुजुर्ग निकले, महिलाएं निकली, और उन्होंने देश के प्रति अपनी जो आज़ादी की लड़ाई थी वो लड़ी। आज क्या हो गया? आज अगर ये कहें कि राष्ट्रीय गीत गाना तो कंपल्सरी नहीं है तो मैं समझूंगा इससे कमजोरी वाला देश कोई नहीं हो सकता। तो ये राष्ट्रीय गीत हमारा गौरव का प्रतीक है, हम सभी इसको मिलकर गाएं, एक स्वर से गाएं, और किसी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी सोच से ऊपर उठकर गाएं, तो सारे प्रदेश में, सारे देश में और विदेशों में ये मैसेज आएगा कि भारत के लोग अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए कितना चिंता करते हैं। सो यही मेरी यात्रा का मकसद था। खन्ना साहब, अब आपके आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है, एक महा चुनौती है, एक महासंग्राम है। वैसे तो आपने साबित कर दिया है लोकसभा के इलेक्शन में कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपने दम पर, अपने साथियों के दम पर बहुत कुछ करने के लिए सक्षम है, लेकिन फिर भी आपके लिए महासंग्राम है, क्योंकि इस महासंग्राम के अंदर भारत, आप ही की प्रतिष्ठा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की और साथ में गुरु जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जैसे महान क्रांतिकारियों की निष्ठा जुड़ी हुई है। इस महासंग्राम, इस चुनौती का सामना करने के लिए आपने कौन कौन से अपने कार्य किए, योजनाएं बनाई हैं? देखो, जो आने वाला चुनाव है एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिन हालात में ये चुनाव होने वाला है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पंजाबियों के लिए विषय है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस चुनाव को जीतकर अपनी गठबंधन की सरकार बनाएं, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। तो उसमें महत्वपूर्ण पहलू है कि जो हमें सीटें मिलने वाली हैं वो हम सभी सीटें जीतें। जैसे लोकसभा में हमें 3 सीटें मिली, हमने 3 की 3 सीटों पर विजय प्राप्त की। तो टोटल अगर सिनेरियो को देखें तो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में गठबंधन ने 117 में से 87 सीट पर विजय प्राप्त की थी और 1 सीट पर बड़े कम मार्जिन से हम हारे थे। सो आने वाले समय में एक बहुत चुनौती को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि पहले अपने कार्यकर्ता को बूथ लेवल पर जागरूक किया जाए, क्योंकि चुनाव जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र पूरा पंजाब तभी जीता जा सकता है अगर हम एक बूथ जीतते हैं। सो बूथ बहुत इंपॉर्टेंट एक इकाई है। सो बूथ पर अपना कार्यकर्ता खड़ा हो, बूथ लेवल स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी हो, ऐसा प्रयास हम करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ने वाले हैं, वो मुद्दे भी उनके सामने रखेंगे। और आज महंगाई का मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। आम आदमी आज बुरी तरह पिस रहा है। तो जैसे कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ऐसा वो फिर हो चुका है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के गले के पास है। सो कांग्रेस का फेलियर क्या है और हम अच्छा क्या दे सकते हैं? आज की सरकार ने लोगों को के वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं
ऐसा वातावरण इस प्रदेश में बने कि लोगों को एहसास हो कि जो गठबंधन है वो गठबंधन ही पंजाब को आगे लेके जा सकता है, पंजाबियों को आगे लेके जा सकता है और एक अच्छी सरकार उन लोगों को दे पाए, ऐसा हम सोच रहे हैं। खन्ना साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत जो जनसंघ के प्रथम MP भी रहे थे और जिनका मात्र स्मरण करने से हर भारतीय के रक्त के अंदर एक संचार उत्पन्न हो जाता है। उनका एक सपना था कि धारा 370 कश्मीर से खत्म की जाए और उनके लिए उन्होंने अथक प्रयास भी किए और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में जब वाजपेयी जी और अडवाणी जी की सरकार से पहले ये पहला प्रश्न था चुनावी घोषणा पत्र के अंदर कि हम धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे और सेकेंडली कि अयोध्या मंदिर पर हम इस पर बातचीत करेंगे, जहाँ ये समस्या है जो ये अपनी जो इसको कह सकते हैं कि जो मंदिर विवाद है उसको सुलझाएंगे। ये दोनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे चली भी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? और सेकेंडली कि आज प्रेजेंट पोजीशन के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना धारा 370 को खत्म करने के लिए और अयोध्या मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड है इसके बारे में? देखो, 370 राम मंदिर के बारे में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हमने हमेशा ये बात कही कि एक देश में दो विधान दो संविधान नहीं चल सकते और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सबसे आगे आता है, उन्होंने भी अपना बलिदान इसी इशू पे दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमने ये कभी मुद्दा छोड़ा नहीं, ना छोड़ेंगे, मुद्दा हमारा है। इसी तरह राम मंदिर भी हमारा मुद्दा है। लेकिन जब हम गठबंधन सरकारें बनाते हैं तो वो गठबंधन सरकारों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनते हैं, तो वो सरकारें उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर चलती हैं। तो इसी कारण जब NDA गवर्नमेंट आई थी तो NDA गवर्नमेंट में BJP का एजेंडा लागू नहीं हुआ, NDA गवर्नमेंट में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू हुआ जिस एजेंडे को लेकर वो सरकार बनी थी। तो हमने वो एजेंडा पूरा करने की कोशिश की है। आज भी जब भी भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये दोनों कार्य होंगे। और भी कई विषय हैं, जैसे हम चाहते हैं कि कॉमन लॉ सभी के लिए हो, तो वो भी हमारे एजेंडे में है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन में वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है, उसको ही लागू किया जाता है। खन्ना साहब, अभी एक नया मुद्दा इशू हुआ है, मुद्दा अहम में आया है, सुर्खियों में भी है, सतलुज नदी पर चीनी बैराज का। इसमें आपकी स्टेटमेंट भी यही है और इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या मुद्दा है और इसके लागू होने से या होने से सतलुज नदी पर क्या विपद स्थिति पैदा हो सकती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे हम अगर पंजाब की बात करें तो पहले पंजाब के पास 5 दरिया थे, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा। 5 आब हम पानी को कहते हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि पंजाब के पास अभी सिर्फ 2, सतलुज और ब्यास रह गए हैं। तो सतलुज जो है वो एक बहुत बड़ा भाग पंजाब के क्षेत्र को सिंचाई के लिए उस पानी को हम यूज़ करते हैं। तो पीछे एक समाचार पत्रों में ये छपा था कि जो चीन है वो सतलुज को बांध कर वहाँ बांध लगा रहा है। अगर बांध बन जाता है तो नेचुरली वो पानी जो है उसको आने की कमी हो जाएगी। तो पंजाब तो आगे ही पानी के लिए जूझ रहा है। जिस प्रदेश में पानी नहीं है तो उसकी फसल जो है काफ़ी इफेक्ट होती है। तो पार्लियामेंट में हमने कोशिश की थी इस विषय को उठाया जाए। एक क्वेश्चन भी आया था पार्लियामेंट में किसी और सदस्य के द्वारा, उसमें सरकार ने भी चिंता जतलाई है। तो सरकार ने ये कहा है कि हम इस न्यूज़ को चीन से जो है वो बातचीत करके उस मैटर को उठा रहे हैं। अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार के ध्यान में हमने बात ला दी है और सरकार जिम्मेवारी से इस बात के ऊपर गौर करेगी। खन्ना साहब, अब आप हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से पंजाब प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज वंदे मातरम की शताब्दी के ऊपर 7 सितंबर को ये रिकॉर्डिंग की है। तो मैं आपको भी और सारी जनता को भी वंदे मातरम शताब्दी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा मैं संदेश अपने पंजाबियों को देना चाहता हूँ कि पंजाब एक ऐसी धरती है जहाँ पर संतों फकीरों ने तो जन्म लिया ही है, लेकिन यहाँ के देशभक्त भी जो हैं वो सारी हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं। ये देशभक्तों की भी धरती है। सो आज समय आ गया है कि आने वाले चुनाव में
हमें अपनी मान मर्यादा को भी कायम रखना है। पंजाबियों का सर और ऊंचा हो, पंजाब का सर और ऊंचा हो, पंजाब सही मायने में एक नंबर का सूबा बने, अखबारों के सर्वे से नहीं, असल में काम करके बने। उस प्रयास के लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल गठबंधन को अपना वोट देकर इसको सत्ता में लाएं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आपको वादा करता हूं कि कोशिश करेंगे कि आपको एक स्वच्छ सरकार दें, जिसको पंजाब के लोग महसूस करें कि एक उनकी अपनी सरकार है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज वो इतनी ज़्यादा आपके पास हो कि आपको महसूस लगे कि ये जो मिनिस्टर बन गए हैं, एमएलए बन गए, आपके अपने हैं। तो मैं पंजाब के लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सहयोग देंगे। हाँ, तो प्यारे दर्शकों, ये थे हमारे बीच में पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा होशियारपुर से डॉक्टर अविनाश राय खन्ना। प्यारे दर्शकों, आज हमने आपकी मुलाकात पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अविनाश राय खन्ना जी से कराई। अगले हफ्ते मैं स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन श्री विक्रांत शर्मा आपकी मुलाकात एक और मौजूद शख्सियत से कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार करता हूं और परम पिता परमात्मा से ये दरख्वास्त करता हूं, ये बेनती करता हूं कि जो मंशा लेकर राजनाथ सिंह जी ने आपको ड्यूटी सौंपी है, भगवान आपको उस मंशा में उनकी उम्मीदों पर बहुत बहुत खरा उतारे। इसी के साथ आपका स्टूडियो पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। अगले हफ्ते मैं स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन श्री विक्रांत शर्मा आपकी मुलाकात एक और मौजूद शख्सियत से कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।